नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने से पहले आइए जानते हैं संधि का अर्थ और उसकी परिभाषा को। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए शरण जमा आगत। जब शरण जमा आगत में संधि होगी तो यह दोनों शब्द मिलकर के शरणागत बन जाएगा। यह उदाहरण स्वर संधि का है और स्वर संधि को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा उदाहरण है तत् प्लस लीन। जब तत् प्लस लीन में संधि होगी तब यह दोनों शब्द मिलकर के तल्लीन बन जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा उदाहरण है मन प्लस भाव। मन प्लस भाव में जब संधि होगी तब ये दोनों शब्द मिलकर के मनोभाव बन जाएगा। मनोभाव विसर्ग संधि का उदाहरण है और आज हम विसर्ग संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं क से लेकर म तक बने व्यंजन के 5 वर्गों के बारे में। क से लेकर म तक जो व्यंजन के वर्ग बने हुए हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1 क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। आपने इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो क से लेकर म तक व्यंजन के 5 वर्ग बने हुए हैं उस हर वर्ग में हर व्यंजन का एक निश्चित स्थान है। उदाहरण के लिए जैसे क वर्ग। क वर्ग में कुल 5 व्यंजन हैं और हर व्यंजन का अपना एक निश्चित स्थान है। जैसे पहले नंबर पर क है, दूसरे नंबर पर ख है, तीसरे नंबर पर ग है, चौथे नंबर पर घ है और 5वें नंबर पर ग है। वैसे ही च वर्ग है। च वर्ग में पहले नंबर पर च है, दूसरे नंबर पर छ है, तीसरे नंबर पर ज है, चौथे नंबर पर झ है और 5वें नंबर पर य है। इसी प्रकार से बाकी भी 3 वर्ग बने हुए हैं और हर वर्ग में हर व्यंजन का अपना निश्चित स्थान है। अब शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा है: विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग में जो बदलाव होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो ये 2 बिंदी लगी हुई है इसको विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह होता है। अगर हम यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण भी इसके साथ ही करते हैं तो इसको हम अधः पढ़ेंगे। हमारे पास पहला शब्द है अधः, दूसरा है गति। अधः के अंत में विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आएगा तो विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद ग आया जो कि व्यंजन है, तो अब विसर्ग में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा और विसर्ग का ओ बन जाएगा। और जब हम अधः प्लस गति में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के अधोगति बन जाएगा। अब यहाँ पर
विसर्ग का ओ कैसे बना? यह विसर्ग संधि के कुछ नियमों के आधार पर बना। तो आइए जानते हैं विसर्ग संधि के उन नियमों को जो विसर्ग में परिवर्तन। आज हम विसर्ग संधि के जिन नियमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो नियम इस प्रकार से है। नंबर 1, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। नंबर 2, विसर्ग का र में परिवर्तन। र स्वर रहित है अर्थात यह हलंत है, आप चाहे तो इसे आधा र भी कह सकते हैं। नंबर 3, विसर्ग का श में परिवर्तन। श भी आधा है अर्थात स्वर रहित है। नंबर 4, विसर्ग का श में परिवर्तन। ये श भी स्वर रहित है अर्थात हलंत है। नंबर 5, विसर्ग का स में परिवर्तन। यह स भी स्वर रहित है अर्थात आधा है, हलंत है। नंबर 6, विसर्ग में परिवर्तन न होना। विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। एक बार फिर समझिए, यदि विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, वो चाहे किसी भी वर्ग का है, चाहे वो क वर्ग का है, चाहे वो च वर्ग का है, चाहे वो ट वर्ग का है, चाहे वो त वर्ग का है, चाहे वो प वर्ग का है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा और या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई एक वर्ण होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास एक शब्द है मन, दूसरा है अनुकूल। यहाँ पर मन शब्द के अंत में विसर्ग है और नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले अ होगा या विसर्ग के बाद अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अगर हम विसर्ग का उच्चारण ना करके इसको सिर्फ मन पढ़े तो मन के अंत में न है और न की अंतिम ध्वनि अ है, तो विसर्ग से पहले यहाँ पर अ आया और विसर्ग के बाद भी अ आया, तो अब यहाँ पर जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा और ओ की मात्रा लगेगी। और जब हम मन प्लस अनुकूल में संधि करेंगे तब यह मनोनुकूल बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला शब्द है मन, दूसरा है योग। अब यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अ आया क्योंकि न की अंतिम ध्वनि अ है। ये न प्लस अ से मिलकर बना है। न की अंतिम ध्वनि अ है, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अ आया और विसर्ग के बाद य आया, तो अब यह विसर्ग ओ में बदल जाएगा, ओ की मात्रा लगेगी। अब जब हम मन प्लस योग में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के मनोयोग बन जाएगा। जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं वह शब्द है नंबर 1 पुनः, नंबर 2 अंतः। पुनः और अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण के लिए जो ओ संबंधी
नियम था वो नियम यह था कि यदि विसर्ग से पहले अ आएगा और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो सारे नियम आए जो विसर्ग को ओ में बदल देते थे, लेकिन पुनः और अंत इन दोनों शब्द ने उस नियम का विरोध किया और यहाँ पर विसर्ग ओ में ना बदल के स्वर रहित र में बदल गया। जैसे पुनः प्लस जन्म, विसर्ग से पहले अ भी आ गया था और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण में से कोई एक वर्ण भी आ गया था। जैसे ज है, ज च वर्ग का तीसरा वर्ण है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग ने अपने आप को ओ में ना बदल के आधे र में बदल दिया और पुनः प्लस जन्म ये दोनों मिलकर के पुनर्जन्म बन गया। दूसरा उदाहरण, जैसे अंत प्लस अग्नि, यहाँ पर विसर्ग से पहले अ आ गया था क्योंकि त के अंत में अ है और विसर्ग के बाद अ भी आ गया था जो नियम के अनुसार था, लेकिन यहाँ पर भी विसर्ग ने अपने आप को ओ में ना बदल के र में बदल दिया। इन दोनों शब्द में जब संधि हुई तब यह अंतरग्नि बन गया। विसर्ग संधि का र में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में आ, उ, बड़ा उ या हर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग स्वर रहित र में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास पहला शब्द है अंत, दूसरा देशीय, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले त है और त की अंतिम ध्वनि अ है और विसर्ग के बाद द है जो कि त वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो नियम के अनुसार यहाँ पर विसर्ग आधे र में बदल जाएगा और अंत प्लस देशीय में जब हम संधि करेंगे तब यह दोनों शब्द मिलकर के अंतर्देशीय हो जाएगा। अगला उदाहरण, जैसे पहला शब्द है निहि, दूसरा वल। यहाँ पर नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है, विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर आएगा या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है तो विसर्ग आधे र में बदल जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई आई है क्योंकि न में ई की मात्रा है और नी की अंतिम ध्वनि ई है और विसर्ग के बाद ब आया है जो कि प वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो अब यहाँ पर नियम के अनुसार विसर्ग हलंत र में बदल जाएगा और निहि प्लस बल में जब हम संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के निर्वल बन जाएगा। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। श हलंत है, यह स्वर रहित है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो तो विसर्ग स्वर रहित श अर्थात आधे श में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास पहला शब्द है दूह, दूसरा है चरित्र। नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है और बाद में च या छ में से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग
स्वर रहित श अर्थात आधे श में बदल जाएगा। यहाँ पर विसर्ग से पहले उ आया है क्योंकि द में उ की मात्रा है और विसर्ग के बाद च आया है, तो यहाँ पर विसर्ग आधे श में अर्थात स्वर रहित श में बदल जाएगा। और जब हम दुह प्लस चरित्र में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के दुष्चरित्र बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला शब्द है निहि, दूसरा है छल। यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और विसर्ग के बाद छ आया है, तो विसर्ग आधे श में बदल जाएगा और निहि प्लस छल में जब हम संधि करेंगे तब ये दोनों मिलकर के निश्छल बन जाएगा। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग का स्वर रहित श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यह श स्वर रहित है अर्थात आधा श। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास पहला शब्द है निहि, दूसरा कपट। नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग आधे श में बदल जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर आया है, न में ई की मात्रा है और नी में अंतिम ध्वनि ई की है, तो विसर्ग से पहले ई स्वर आया और विसर्ग के बाद क आया, तो यहाँ पर विसर्ग आधे श में बदल जाएगा। जब हम निहि प्लस कपट में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के निष्कपट हो जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे निहि प्लस ठुर, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर आया और विसर्ग के तुरंत बाद ठ आया, तो निहि प्लस ठुर में जब हम संधि करेंगे तो ये दोनों शब्द मिलकर के निष्ठुर हो जाएगा। दुख इस नियम का अपवाद है, इस नियम का पालन नहीं करता है। नियम यह है यदि विसर्ग से पहले उ या ई स्वर आता है और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग का श हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस नियम का दुख शब्द ने अपवाद किया, उस नियम का पालन नहीं किया है। अगला नियम है यदि विसर्ग के बाद त हो तो विसर्ग आधे स में बदल जाता है। आधा स अर्थात स्वर रहित स। जैसे हमारे पास पहला शब्द है नमः, दूसरा ते। नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद त आएगा तो विसर्ग आधे स में अर्थात स्वर रहित स में बदल जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के तुरंत बाद त आया, यहाँ पर विसर्ग आधे त में बदल जाएगा। और जब हम नमः प्लस ते में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के नमस्ते बन जाएगा। दूसरा उदाहरण जैसे निहि प्लस तेज, विसर्ग के तुरंत बाद त आया तो यहाँ पर विसर्ग आधे स में बदल जाएगा और निहि प्लस तेज में जब हम संधि करेंगे तब यह निस्तेज हो जाएगा। अगला नियम है
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमारे पास पहला शब्द है प्रातः, दूसरा काल। नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद क या प होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर विसर्ग से पहले अ आया है क्योंकि त की अंतिम ध्वनि अ है और विसर्ग के बाद क आया है। तो नियम के अनुसार यहाँ पर विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और प्रातः प्लस काल जब इसमें संधि होगी तब ये वैसा ही लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा गया है, प्रातः काल। अगला उदाहरण है जैसे अंतः प्लस करण। नियम यह है कि यदि विसर्ग से पहले अ आएगा और बाद में क या प आएगा तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अ आया है क्योंकि त की अंतिम ध्वनि अ है और विसर्ग के तुरंत बाद क आया है। तो यहाँ पर विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जब हम अंतः प्लस करण में संधि करेंगे तब ये वैसा ही लिखा जाएगा, अंतःकरण। अगला नियम है यदि विसर्ग के बाद श या स हो तो विसर्ग या तो वैसा ही रहेगा या श से पहले स्वर रहित श अर्थात आधा श और स से पहले स्वर रहित स अर्थात आधा स जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे दुह प्लस शासन, यहाँ पर विसर्ग के तुरंत बाद श आया है। तो यदि आपने विसर्ग को हटाना है तो श से पहले आधा श अर्थात स्वर रहित श जोड़ देना पड़ेगा। और जब आप दुह प्लस शासन में संधि करेंगे तब ये दोनों शब्द मिलकर के दुशासन बन जाएगा। आप चाहे तो दुह प्लस शासन को ऐसा ही लिख सकते हैं जैसा पहले दिया गया है। दूसरा उदाहरण है जैसे निह प्लस संदेह। यदि आपने निह प्लस संदेह को ऐसा ही लिखना है जैसे यह लिखा गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि आपने विसर्ग को हटाना है तो आपको स से पहले आधा स जोड़ देना पड़ेगा। और जब आप निह प्लस संदेह में संधि करेंगे तब यह दोनों मिलकर के निसंदेह बन जाएगा। या आप चाहे तो वैसा ही लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।